नमस्कार, यह है कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी और मैं मंजीत ठाकुर आपको सुना रहा हूं हिंदी की श्रेष्ठ कहानियां। आज सुनिए चंद्रगुप्त विद्यालंकार की लिखी कहानी हुक। जब तक गाड़ी नहीं चली थी बलराज जैसे नशे में था। ये शोरगुल से भरी दुनिया उसे एक निरर्थक तमाशे के समान जान पड़ती थी। प्रकृति उस दिन उग्र रूप धारण किए हुए थी। लाहौर का स्टेशन, रात के 9 बजे। कराची एक्सप्रेस जिस प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी वहां हजारों मनुष्य जमा थे। ये सब लोग बलराज और उसके साथियों के प्रति जो जानबूझकर जेल जा रहे थे अपना हार्दिक सम्मान प्रकट करने आए थे। प्लेटफॉर्म पर छाई हुई टीनों पर वर्षा की बौछारें पड़ रही थी। धू धू करके गीली और भारी हवा इतनी तेजी से चल रही थी कि मालूम होता था वो इन सब संपूर्ण मानवीय निर्माणों को उलट पुलट कर देगी, तोड़फोड़ डालेगी। प्रकृति के इस महान उत्पात के साथ साथ जोश में आए हुए उन हजारों छोटे छोटे निर्बल से देहधारियों का जोशीला कंठस्वर जिन्हें मनुष्य कहा जाता है। बलराज राजनीतिक पुरुष नहीं है। मुल्क की बातों से या कांग्रेस से उसे कोई सरोकार नहीं था। वो एक निठल्ला कलाकार है। मां बाप के पास काफी पैसा है। बलराज पर कोई बोझ नहीं। यूनिवर्सिटी से एमए का इम्तिहान इज्जत के साथ पास कर वो लाहौर में ही रहता है। लिखता पढ़ता है, कविता करता है, तस्वीरें बनाता है और बेफिक्री से घूम फिर लेता है। विद्यार्थियों में वो बहुत लोकप्रिय है। मां बाप मुफस्सिल में रहते हैं और बलराज को उन्होंने सभी तरह की आजादी दे रखी है। ऐसा निठल्ला बलराज कभी कांग्रेस आंदोलन में शामिल होकर जेल जाने की कोशिश करेगा, इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। किसी को मालूम नहीं कि कब और क्यों उसने ये अनहोनी बात करने का निश्चय कर लिया। लोगों को इतना ही मालूम है कि 12 बजे के करीब विदेशी कपड़े की किसी दुकान के सामने जाकर उसने 2-1 नारे लगाए, चिल्लाकर कहा कि विदेशी वस्त्र पहनना पाप है और 2-1 भले मानसों से प्रार्थना की कि वे विलायती माल न खरीदें। नतीजा यह हुआ कि वो गिरफ्तार कर लिया गया। उसी वक्त उसका मामला अदालत में पेश हुआ और उसे 6 महीने की सादी सजा सुना दी गई। बलराज के मित्रों को यह समाचार तब मालूम हुआ जब एक बंद लॉरी में बिठाकर उसे मोंटगोमरी जेल में भेजने के लिए स्टेशन की तरफ रवाना कर दिया गया था। लोग, विशेषकर कॉलेज के विद्यार्थी, बलराज के जय जयकारों से आसमान गुंजा रहे थे, परंतु वो जैसे जागते हुए भी सो रहा था। चारों ओर का विशुद्ध वातावरण, आसमान से गाड़ी की छत पर अनंत वर्षा की बौछार और हजारों कंठों का कोलाहल बलराज के लिए जैसे ये सब निरर्थक था। उसकी आंखों में गहरी निराशा की छाया थी। उसके मुंह पर विषाद भरी गहरी गंभीरता अंकित थी और उसके होठ जैसे किसी ने सी दिए थे। उसके दोस्त उससे पूछते थे कि आखिर क्या सोचकर वो जेल जा रहा है, परंतु वो जैसे बहरा था, गूंगा था, न कुछ सुनता था न कुछ बोलता था। कांग्रेस के उन 15-20 स्वयंसेवकों में से बलराज एक को भी नहीं जानता था और न उसके कपड़े खद्दर के थे, परंतु उन सब वॉलंटियरों में एक भी व्यक्ति उसके समान पढ़ा लिखा, प्रतिभाशाली और संपन्न घराने का नहीं था। इसी की वजह से वे सब लोग बलराज को इज्जत की निगाह से देख रहे थे। गाड़ी चली तो उन सब ने मिलकर कोई गीत गाना शुरू किया और बलराज अपनी जगह से उठकर दरवाजे के सामने आ खड़ा हुआ। डिब्बे की सभी खिड़कियां बंद थीं। बलराज ने दरवाजे पर की खिड़की खोल डाली। एक ही क्षण में वर्षा के थपेड़ों से उसका संपूर्ण मुंह भीग गया, बाल बिखर गए, मगर बलराज ने इसकी परवाह नहीं की। खिड़की खोले वो उसी तरह खड़े रहकर बाहर के घने अंधकार की ओर देखने लगा, जैसे इस सघन अंधकार में बलराज के लिए कोई गहरी मतलब की बात छिपी हुई हो। एक स्वयंसेवक ने बड़ी इज्जत के साथ बलराज से कहा, आप बुरी तरह भीग रहे हैं, इच्छा हो तो आकर लेट आइए। बलराज ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, परंतु जिस निगाह से उसने उस स्वयंसेवक की ओर देखा
उससे फिर किसी को यह हिम्मत नहीं हुई कि वो उससे कोई और अनुरोध कर सके। खिड़की में से सिर बाहर निकालकर बलराज देख रहा है। उस घने अंधकार में न जाने किस किस दिशा से आकर वर्षा की तीखी सी बूंदें उसके शरीर पर पड़ रही हैं। न जाने किधर से सनसनाती हुई हवा उसके बालों को झटके दे देकर कभी इधर और कभी उधर हिला रही है। इस घने अंधकार में जैसे बिना किसी बाधा के बलराज ने गहरी सांस ली। उसकी इस बाधा विहीन ठंडी सांस ने जैसे उसकी आंखों के द्वार भी खोल दिए। बलराज की आंखों में आंसू भर आए और प्रकृति माता के आंचल का पानी मानो तत्परता के साथ उसके आंसुओं को धोने लगा। इसके बाद बलराज को कुछ जान नहीं पड़ा कि किसने कब और किस तरह धीरे से उसे एक सीट पर लिटा दिया। किसी तरह की आपत्ति किए बिना वो लेट गया और उसी क्षण उसने आंखें मूंद ली। 4 साल पहले की बात। पहाड़ पर आए बलराज को अधिक दिन नहीं हुए। वो अकेला ही यहां चला आया था। अपने होटल का भोजन कर रात की पोशाक पहन वो अभी लेटा ही था कि दरवाजे पर थपथपाहट की आवाज सुनाई दी। बलराज चौंक उठा और उसने दरवाजा खोल दिया। उसका ख्याल था कि शायद होटल का मैनेजर किसी जरूरी काम से आया होगा या कोई डाक वाक होगी, मगर नहीं। दरवाजे पर एक महिला खड़ी थी, बलराज की रिश्ते की बहन। वो यहां मौजूद है ये तो बलराज को मालूम था, लेकिन उसे बलराज का पता कैसे ज्ञात हो गया इस संबंध में वो अभी कुछ और भी नहीं सोच पाया था कि उसकी निगाह एक और लड़की पर पड़ी जो उसकी बहन के साथ थी। बलराज खुली तबीयत का युवक नहीं है, फिर भी उस लड़की के चेहरे पर उसे एक ऐसी मुस्कान सी दिखाई दी जो मानो पारदर्शक थी। मुस्कुराहट की ओट में जो हृदय था उसकी झलक साफ साफ देखी जा सकती थी। बलराज ने अनुभव किया जैसे इस लड़की को देखकर चित्त आह्लाद से भर गया है। उसी वक्त आग्रह के साथ वो उन दोनों को अंदर ले गया। कुशल क्षेम की प्रारंभिक बातों के बाद बलराज की बहन ने उस बालिका का परिचय दिया। ये कुमारी उषा हैं, अभी 10वीं क्लास में पढ़ रही हैं। बलराज की बहन करीब 1 घंटे तक वहां रही। सभी तरह की बातें उसने बलराज से की, परंतु उषा ने इस संपूर्ण बातचीत में जरा भी हिस्सा नहीं लिया। अपनी आंखें नीची करके और अपने मुंह को कोहनी पर टेक कर वो लगातार मुस्कुराती रही, हंसती रही और मानो फूल बिखेरती रही। तीसरे दर्जे की लकड़ी की सीट पर लेटे लेटे बलराज अर्ध चेतना में देख रहा है 4 साल पहले के एक स्वच्छ दिन की दोपहरिया। होटल में सन्नाटा है। कमरे में 3 जने हैं। बलराज है, उसकी बहन है और 10वीं जमात में पढ़ने वाली 15 बरस की उषा है। बलराज अपने पलंग पर एक चादर ओढ़े लेटा है। उसकी बहन बातें कर रही हैं और उषा मुस्कुरा रही है और लगातार मुस्कुराए जा रही है। कुछ ही दिन बाद की बात है। उषा की मां ने बलराज और उसकी बहन को अपने यहां चाय के लिए निमंत्रित किया। बलराज ने तब उषा को अधिक नजदीक से देखा। उसकी बहन उसे उषा के कमरे में ले गई। 3री मंजिल के बीचों बीच साफ सुथरा छोटा सा एक कमरा था। एक तरफ सितार, वायलिन जैसे कुछ वाद्य यंत्र रखे हुए थे। दूसरी ओर कुछ तिपाई, कुछ किताबें अस्त व्यस्त दशा में पड़ी थी। इस तिपाई के पास एक कुर्सी रखी थी। बलराज को इस कुर्सी पर बैठाकर उसकी बहन और उषा पलंग पर बैठ गई। चाय में भी देर थी और उषा की अम्मा रसोई घर में थी। उधर बलराज की बहन ने पढ़ाई लिखाई के संबंध में उषा से अनेक तरह के सवाल करने शुरू किए। उधर बलराज की निगाह तिपाई पर पड़ी हुई एक कॉपी पर गई। कॉपी खुली पड़ी थी। गणित के गलत या सही सवाल इन पन्नों पर हल किए गए थे। इन सवालों के आसपास जो खाली जगह थी उस पर स्याही से बनाए गए अनेक चेहरे बलराज को नजर आए। कहीं सिर्फ आंख थी, कहीं नाक, कहीं मुंह, जैसे आकृति चित्रण का अभ्यास किया जा रहा है। बलराज ने यह सब एक उड़ती नजर से देखा और यह देखकर उसे सचमुच आश्चर्य हुआ कि 15 बरस की उषा आकृति चित्रण में इतनी कुशल कहां से हो गई। हिम्मत कर बलराज ने कॉपी का पृष्ठ पलट दिया। दूसरे ही पृष्ठ पर एक ऐसा पोपला चेहरा अंकित था जिसके सारे दांत गायब थे। चित्र सचमुच अच्छा बना था। उसके नीचे सुडौल अक्षरों में लिखा था गणित मास्टर।
बलराज के चेहरे पर सहसा मुस्कुराहट घूम गई। इसी समय उषा की निगाह बलराज पर पड़ी। उसी क्षण वो भी सब कुछ समझ गई। बातचीत की ओर से उसका ध्यान हट गया और लज्जा से उसका मुंह नीचे की ओर झुक गया। इसी समय बलराज की बहन ने अपने भाई से कहा, उषा को लिखने का शौक भी है, तुमने भी उसकी कोई चीज पढ़ी है? बलराज ने उत्सुकतापूर्वक कहा, कहां, जरा मुझे भी तो दिखाइए। उषा अभी तक इस बात का कोई जवाब नहीं दे पाई थी कि बलराज ने किताबों के ढेर में से एक कॉपी खींच निकाली और ये कॉपी अंग्रेजी अनुवाद की थी। इस अनुवाद में भी खाली जगह का प्रयोग हाथ, नाक, कान, मुंह वगैरह बनाने में किया गया था। बलराज पृष्ठ पलटता गया। एक जगह उसने देखा कि मेरा घर शीर्षक एक सुंदर गद्य कविता उषा ने लिखी है। बलराज ने इसे एक ही निगाह में पढ़ लिया। पढ़कर उसने संतोष की एक सांस ली, प्रशंसा के 2-1 वाक्य कहे और इस संबंध में अनेक प्रश्न उषा से कर डाले। 15-20 मिनट इसी प्रकार निकल गए। उसके बाद किसी काम से उषा को नीचे चला जाना पड़ा। बलराज ने तब एक और छोटी सी नोटबुक उस ढेर से खोज निकाली। इस नोटबुक के पहले पृष्ठ पर लिखा था निजी और व्यक्तिगत, मगर बलराज इस कॉपी को देख डालने की लोभ का संवरण न कर सका। कॉपी के सफ़े उसने पलटे, देखा एक जगह बिना किसी शीर्षक के लिखा था, ओ मेरे देवता, तुम कौन हो, कैसे हो, कहां हो, मैं ये सब कुछ भी नहीं जानती, मगर फिर भी मेरा दिल कहता है कि सिर्फ तुम ही मेरे हो और मेरा कोई भी नहीं। रात बढ़ गई है, मैंने अपनी खिड़की खोल डाली है। चारों ओर गहन सन्नाटा है। सामने की ऊंची पहाड़ी की बर्फीली चोटियां चांदनी में चमक रही हैं। घर के सब लोग सो गए हैं, सारा नगर सो गया है, मगर मैं जाग रही हूं अकेली। मैं पढ़ना चाहती थी, मगर मैं और नहीं पढ़ूंगी, पढ़ नहीं सकूंगी, सो भी नहीं सकूंगी, क्योंकि उन बर्फीली चोटियों पर से तुम मुझे पुकार रहे हो। मैंने तो तुम्हारी पुकार सुन ली है, परंतु मन ही मन तुम्हारी उस पुकार का मैं जो जवाब दूंगी उसे क्या तुम सुन सकोगे मेरे देवता? वो पृष्ठ समाप्त हो गया। बलराज अगला पृष्ठ पलट ही रहा था कि उषा कमरे में आ पहुंची। बलराज के हाथों में वो कॉपी देखकर वो तड़प सी उठी। सहसा बलराज के बहुत निकट आकर और अपना हाथ बढ़ाकर उसने कहा, माफ कीजिए, ये कॉपी मैं किसी को नहीं दिखाती, ये मुझे दे दीजिए। बलराज पर मानो घड़ों पानी बढ़ गया और स्तब्ध सी दशा में उसने वो कॉपी उषा के हाथों में पकड़ा दी। अपनी उद्विग्नता पर मानो उषा लज्जित सी हो उठी। उसने ये कॉपी बलराज की ओर बढ़ाकर जरा नरमी से कहा, अच्छा आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए, मैं आपको नहीं रोकूंगी। और ये कहकर वो नोटबुक उसने बलराज के सामने रख दी, मगर बलराज अब उस कॉपी को हाथ लगाने की भी हिम्मत नहीं कर सका। उसके बाद बलराज ही के अनुरोध पर उषा ने गाकर भी सुना दिया, अनेक चुटकुले सुनाए। वो जी खोलकर हंसती भी रही, मगर 15 बरस की छोटी सी बालिका के प्रति ऊपर की घटना से बलराज के हृदय में सम्मानपूर्ण दहशत का जो भाव पैदा हो गया था वो हट नहीं सका। वर्षा की बौछार के कुछ छींटे सोए हुए बलराज के नंगे पैरों पर पड़े। शायद उसे कुछ सर्दी सी प्रतीत हुई। वो देखने लगा कि सबसे ऊंची मंजिल पर बीचों बीच एक कमरा है। कमरे के मध्य में एक खिड़की है। इस खिड़की में से बलराज सामने की ओर देख रहा है। चांदनी रात है। मकान में, सड़क पर, नगर में सभी जगह सन्नाटा है। सामने की पहाड़ी की बर्फीली चोटी चांदनी में चमक रही है। रह रहकर ठंडी हवा के झोंके खिड़की की राह से कमरे में आते हैं और बलराज के शरीर भर में एक सिरहन सी उत्पन्न कर जाते हैं। सहसा दूर पर वीणा की मधुर ध्वनि सुनाई पड़ने लगी। बलराज ने देखा कि चमकती हुई बर्फीली चोटी पर एक अस्पष्ट सा चेहरा दिखाई देने लगा। यह चेहरा तो उसका देखा भाला हुआ है। बलराज ने पहचाना, ओह, ये तो उषा है। आज की नहीं, आज से 4 साल पहले की। वीणा की ध्वनि क्रमशः और भी अधिक करुण हो उठी। वो मानो पुकार पुकार कर कहने लगी, ओ मेरे देवता, ओ मेरे देवता। दूसरे ही दिन बलराज की बहन ने उसे सिनेमा देखने के लिए निमंत्रित किया। उषा भी साथ थी। भयानक रस का चित्र था, बोरिस कार्लोफ का फ्रैंकेनस्टाइन। बलराज मध्य में बैठा रहा, उसकी बहन एक और उषा दूसरी ओर। खेल शुरू होने में अभी कुछ देर थी। बातचीत में बलराज को ज्ञात हुआ कि उषा ने अभी तक अधिक फिल्में नहीं देखी हैं और न उसे सिनेमा देखने का विशेष चाव ही है। खेल शुरू हुआ।
सचमुच डराने वाला। शमशान से मुर्दा खोद कर लाया जाना, प्रयोगशाला में सूखे शव की मौजूदगी, अकस्मात मुर्दे का जी उठना, यह सभी कुछ डराने वाला था। बालिका उषा का किशोर हृदय धक धक करने लगा और क्रमशः वह अधिक से अधिक बलराज के नजदीक होती चली गई। आखिरकार एक जगह वो भय से सिहर सी उठी और बहुत अधिक विचलित होकर उसने बलराज का हाथ पकड़ लिया। फ्रैंकस्टाइन ने बड़ी निर्दयता से एक अबोध बालिका का खून कर दिया था। उषा के कांपते हुए हाथ के स्पर्श से बलराज को ऐसा अनुभव हुआ जैसे उसके शरीर भर में प्राणदायिनी बिजली सी घूम गई हो। उसने बालिका के हाथ को बड़ी नरमी के साथ थोड़ा सा दबाया। उषा ने उसी क्षण अपना हाथ वापस खींच लिया। खेल समाप्त हुआ। बलराज ने जैसे इस खेल में बहुत कुछ पा लिया हो, परंतु प्रकाश में आकर जब उसने उषा का मुंह देखा तो उसे साफ दिखाई दिया कि बालिका के चेहरे पर हल्की सी सफेदी आ जाने के अतिरिक्त और कोई भी अंतर नहीं आया। उसकी आंख उतनी ही पवित्र और अबोध थी जितना खेल शुरू होने से पहले। उत्सुकता को छोड़कर और किसी का भाव उसके चेहरे पर लेश मात्र भी चिन्ह नहीं था। बालराज ने यह देखा और देखकर जैसे वो कुछ लज्जित सा हो गया। गाड़ी एक स्टेशन पर आकर खड़ी हो गई। बलराज कुछ उनीदा सा हो गया। उसकी आंखें जरा जरा खुली हुई थी। सामने के सीट पर एक दढ़ियल सिपाही अजीब ढंग से मुंह बनाकर उबासियां ले रहा था। बलराज को ऐसा प्रतीत हुआ जैसे फ्रैंकस्टाइन का भूत सामने से चला रहा है। लैंप के नजदीक से एक छोटी सी तितली उड़ी और बलराज के हाथ को छूती हुई नीचे गिर पड़ी। बलराज को अनुभव हुआ मानो उषा ने उसका हाथ पकड़ा है। बहुत दूर से इंजन की सीटी सुनाई दी। बलराज को ऐसा जान पड़ा जैसे उषा चीख उठी हो। उसके शरीर भर में एक कंपन सा दौड़ गया। मुमकिन था कि बलराज की नींद उचट जाती, परंतु उसी समय गाड़ी चलने लगी और उसके हल्के हल्के झूलों ने उसके उनींदेपन को दूर कर दिया। शर्मीली तबीयत का होते हुए भी बलराज काफी सामाजिक है। वह अपरिचित या अल्प परिचित लोगों से मिलना जुलना और उन पर अच्छा प्रभाव डाल सकना उसे आता है, परंतु न जाने क्या कारण है कि उषा के सामने आकर वही बलराज कुछ भीगी बिल्ली सा बन जाता है। उषा अब लाहौर के ही एक कॉलेज में एमए में पढ़ रही है। अब वो सुसंस्कृत, सभ्य और सामाजिक नवयुवती बन गई है। बलराज अब किसी कॉलेज में नहीं पढ़ता, फिर भी स्थानीय कॉलेजों के विद्यार्थियों में अत्यधिक लोकप्रिय है और विद्यार्थियों का नेता है। सभा सोसाइटियों में खूब हिस्सा लेता है। बहुत अच्छा भाषण दे सकता है। वो कवि है, लेखक है, चित्रकार है। उषा भी जानती है कि वो सभी कुछ है और इसी कारण वो बलराज को विशेष इज्जत की निगाह से देखती है। परंतु बलराज जब उषा के सामने पहुंचता है तब वो बड़ी निराशा के साथ अनुभव करता है कि उसकी वो संपूर्ण प्रतिभा, ख्याति और वाक शक्ति न जाने कहां जाकर छिप गई है। सूरज डूब चुका था और बलराज लॉरेंस बाग की सैर कर रहा था। अंधेरा बढ़ने लगा और सड़कों की बत्तियां एक साथ जगमगा उठी। बाग में एक कृत्रिम पहाड़ी है। इस पहाड़ी के पीछे की सड़क पर अधिक आवागमन नहीं रहता। बलराज आज कुछ उदास और दुखी था। वो धीरे धीरे इसी सड़क पर बढ़ा चला जा रहा था। इसी समय उसके नजदीक से एक तांगा गुजरा। बलराज ने उड़ती निगाह से देखा, तांगे पर 2 युवतियां सवार हैं। अगले ही क्षण एक लड़की ने प्रणाम किया। बलराज के शरीर भर में आह्लाद की लहर सी घूम गई। अरे ये तो उषा है। बलराज ने उषा के प्रणाम का कुछ इस तरह जवाब दिया जिससे उसने समझ लिया कि जैसे वो उसे ठहरने का इशारा कर रहा है। तांगा कुछ दूर निकल गया। उषा ने तांगा ठहरवा लिया और स्वयं उतरकर बलराज के नजदीक चली आई। आते ही बड़े सहज भाव से उसने पूछा, कहिए क्या बात है। बलराज को कुछ भी नहीं सूझा। उसने तांगा ठहरने का इशारा बिल्कुल नहीं किया था, परंतु ये बात वो इस वक्त किस तरह कह सकता था। नतीजा ये हुआ कि बलराज उषा के चेहरे की ओर ताकता ही रह गया। उषा कुछ हतप्रभ सी हो गई, फिर भी वो बात चलाने की गरज से कहा। उसने कहा, आपकी सराय पर शीर्षक कविता मैंने कल ही पढ़ी थी। आपने कमाल कर दिया है। बलराज ने यूं ही पूछ लिया, आपको पसंद आई? खूब। इसके बाद बलराज फिर चुप हो गया।
शायद उसके हृदय में अनेक भावों की आंधी सी उठ खड़ी हुई थी कि कुछ भी व्यक्त कर सकना उसके लिए आसान नहीं था। जिस दिन जिस तरह तंग गले की बोतल ऊपर तक भर दी जाने के बाद अपनी आंतरिक प्रचुरता के कारण ही उल्टा देने पर भी खाली नहीं हो पाती, उसी तरह बलराज की हार्दिक भावों की घनता ही उसे मूक बनाए हुए थी। उषा प्रणाम करके लौटने ही लगी कि बहुत धीरे से बलराज ने पुकारा, उषा। उषा घूम कर खड़ी हो गई। मुंह से उसने कुछ भी नहीं कहा, परंतु उसकी आंखों में एक बड़ा सा प्रश्नवाचक चिन्ह साफ तौर पर पढ़ा जा सकता था। बलराज ने बड़ी शिथिल आवाज में कहा, आपको देखकर न जाने मुझे क्या हो जाता है। उषा यह सुनने के लिए तैयार नहीं थी, फिर भी वह चुपचाप खड़ी रही। क्षण भर रुककर बलराज ने कहा, आप सोचती होंगी कि यह जब बेहुदा आदमी है, न हंसना जानता है न बोलना जानता है, मगर सच मानिए। बीच में ही बाधा देकर उषा ने कहा, मैं आपके बारे में कभी कुछ नहीं सोचती, मगर आपको यह क्या होता जा रहा है। बलराज के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। उसे उषा के स्वर में कुछ कठोरता सी प्रतीत हुई, तो भी बड़े साहस के साथ उसने कहा, मैं अपने आंतरिक भाव व्यक्त नहीं कर सकता। उषा ने चाहा कि इस गंभीरतम बात को हंसकर उड़ा दे, मगर कोशिश करने पे भी वो हंस नहीं सकी। वो कुछ भयभीत सी हो गई। उसने कहा, मैं जाती हूं, और वो घूम कर चल दी। बलराज एक कदम आगे बढ़ा। उसके जी में आया कि वो लपक कर उषा का हाथ पकड़ ले, परंतु वो ऐसा नहीं कर सका। एक कदम आगे बढ़कर वो पीछे की ओर घूम गया। उसी वक्त तांगे पर से एक नारी कंठ सुनाई दिया, उषा, उषा। अभी परसों की ही बात है। गर्मियों की इन छुट्टियों में लाहौर से विद्यार्थियों की 2 टोलियां सैर करने के लिए चलने वाली थी, एक सीमा प्रांत की ओर और दूसरी कुल्लू से शिमला के लिए। इस दूसरी टोली का संगठन बलराज ने किया था और वही इस टोली का मुखिया भी था। उषा के दिल में अभी तक बलराज के लिए आदर और सहानुभूति के भाव थे। बलराज के मानसिक अस्वास्थ्य को देखकर उसे सचमुच दुख होता था। वो अपने सहज स्वाभाविक व्यवहार द्वारा बलराज के इस मानसिक अस्वास्थ्य की चिकित्सा कर डालना चाहती थी, और संभवतः यही कारण था कि वो उसके साथ अन्य 2-3 लड़कियां समेत कुल्लू यात्रा पर जाने को भी तैयार हो गई थी। परंतु अभी परसों की ही बात है। शाम के समय बलराज ने अपनी पार्टी के सभी सदस्यों को चाय पर निमंत्रित किया। 1-2 घंटे के लिए बलराज के यहां अच्छी चहल पहल रही। हंसी मजाक हुआ, गाना बजाना हुआ और पर्वत यात्रा के विस्तृत प्रोग्राम पर भी विचार होता रहा। चाय के बाद जब सभी लोग चले गए, बलराज उषा को उसके निवास स्थान तक पहुंचाने के लिए साथ चल दिया। उषा ने इस बात पर कोई आपत्ति नहीं की। मॉल रोड पहुंचकर बलराज ने प्रस्ताव किया कि तांगा छोड़ दिया जाए और पैदल ही लॉरेंस बाग का चक्कर लगाकर घर जाया जाए। उषा ने यह प्रस्ताव भी बिना किसी बाधा के स्वीकार कर लिया। दोनों जने तांगे से उतरकर पैदल चलने लगे। उषा ने अनेक बार यह प्रयत्न किया कि कोई बात शुरू की जाए। बलराज भी आज अपेक्षाकृत कम उद्विग्न प्रतीत हो रहा था, फिर भी कोई भी बात मानो चली नहीं, पनप ही नहीं पाई। क्रमशः वो दोनों नकली पहाड़ी के पीछे की सड़क पर जा पहुंचे। इस समय तक सांझ डूब चुकी थी और सड़कों पर की बत्तियां जगमगाने लगी थी। इस निस्तब्धता में दोनों जने चुपचाप चले जा रहे थे कि मौलश्री के घने पेड़ के नीचे पहुंचकर बलराज सहसा रुक गया। उषा भी खड़े होकर पूछने लगी, आप रुक क्यों गए? बलराज ने कहा, उस दिन की बात याद है? उसका स्वर भारी होकर लड़खड़ाने लगा था। उषा कुछ घबरा सी गई। बात टाल देने की गर्ज से उसने कहा, चलिए वापस लौट जाया जाए, देर हो गई है। मगर बलराज अपनी जगह से नहीं हिला। मालूम होता था कि उसके दिल में कोई चीज इतनी जोर से समा गई थी कि वो उसका दम घोटने लगी है। बलराज के चेहरे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। कांपते हुए स्वर में उसने कहा, उषा, अगर तुम ये जानती कि मैं दिन रात क्या सोचता रहता हूं। उषा भी चुप थी। उसके हृदय में विद्रोह की आग भभक पड़ी, मगर फिर भी वो चुपचाप खड़ी रही, सहन करती रही। बलराज ने फिर कहा, उषा, तुम मुझ पर तरस खाओ, मुझ पर नाराज मत हो। उषा ने कठोर और दृढ़ स्वर में कहा, आपको नहीं मालूम क्या हो गया है। अगर आपने अब एक बात भी और इस तरह की कही तो मैं आपसे कभी नहीं बोलूंगी। बलराज ये सुनकर भी संभल नहीं सका। उसकी आंखों में आंसू भर आए और बड़े अनुनय के साथ उसने उषा का हाथ पकड़ लिया। उषा ने तड़प कर अपना हाथ छुड़ा लिया और शीघ्रता से एक तरफ को चली। चलते हुए
बहुत ही निश्चयपूर्ण स्वर में यह कहती गई, मैं आपके साथ कुल्लू नहीं जाऊंगी। कुछ ही दूरी पर उषा को एक खाली तांगा मिला। उस पर सवार होकर वो अपने घर की ओर चली गई। अगले दिन सुबह बलराज ने अपनी पार्टी के सभी सदस्यों के नाम इस बात की सूचना भेज दी कि वो कुल्लू नहीं जा सकेगा। किसी को मालूम नहीं हो पाया कि माजरा क्या है और संपूर्ण पार्टी बर्खास्त हो गई। सीमा प्रांत की ओर जाने वाली पार्टी सुबह की गाड़ी से ही पेशावर के लिए रवाना हुई। अब से सिर्फ 14 घंटे पहले इस पार्टी को विदा देने के लिए बलराज भी स्टेशन पर पहुंचा था। उषा भी इसी पार्टी के साथ गई थी। अपने माँ बाप से यात्रा पर जाने की अनुमति प्राप्त कर कहीं भी न जाना उसे उचित प्रतीत नहीं हुआ। आज सुबह लाहौर स्टेशन पर ही बलराज ने इस पार्टी को कई तरह की नसीहतें दी थी। किसी को उसके आचरण में असाधारणता जरा भी प्रतीत नहीं हुई थी, परंतु गाड़ी चलने से पहले ही चुपचाप सबसे पृथक होकर वो तीसरे दर्जे के मुसाफिरों की भीड़ में जा मिला। बलराज स्टेशन से बाहर आया तो दुनिया जैसे उसके लिए अंधकारपूर्ण हो गई थी। आसमान में सूरज बिना किसी बाधा के चमक रहा था। सड़कों पर लोग सदा की तरह आ जा रहे थे। दुनिया के सभी कारोबार उसी तरह जारी थे, परंतु बलराज के लिए जैसे सभी ओर सूनापन व्याप्त हो गया था। कहीं कुछ भी आकर्षण बाकी न रहा। सब कुछ नीरस, फीका और बिल्कुल फीका हो गया था। सड़क के किनारे फुटपाथ पर बलराज धीरे धीरे बिल्कुल निरुद्देश्य भाव से चला जा रहा था। हजारों लाखों मनुष्यों से भरी ये नगरी बलराज के लिए जैसे बिल्कुल निर्जन और सुनसान बन गई है। रह रहकर जो लोग उसके निकट से निकल जाते हैं उसकी निगाह में जैसे बिल्कुल व्यर्थ और निर्जीव हैं, चलती फिरती पुतलियों से बढ़कर कुछ भी नहीं। एक खाली तांगा बड़ी धीमी रफ्तार से चला जा रहा था। उसका कोचवान बड़ी मस्त और करुण सी आवाज में गाता चला जाता था, दोपहर अनारा दे, फट मिल जांदे, बोल न जांदे यारा दे, दोपहर अनारा दे, सड़ गई जिंदड़ी, लग गए ढेर अनारा अंगारा दे, दोपहर अनारा दे। बलराज ने सुना, उसके दिल में गहरी हूक सी उठ खड़ी हुई। निष्प्रयोजन वो धीरे धीरे आगे बढ़ता चला गया। अंत में अनायास ही उसने अपने को विदेशी कपड़ों की एक दुकान के सामने पाया, जहां कांग्रेस के कुछ स्वयंसेवक पिकेटिंग कर रहे थे। गाड़ी उलीच चली जा रही है और बलराज सपना देख रहा है। दुनिया के किसी एक कोने में मॉलश्री का एक बहुत बड़ा पेड़ है, अकेला, बिल्कुल अकेला। चारों ओर सघन अंधकार है। सिर्फ इसी वृक्ष के ऊपर नीचे आसपास उजाला है। चारों तरफ क्या है, कुछ है भी नहीं या है नहीं, ये नहीं मालूम। ठंडी सनसनाती हवा चल रही है। पेड़ के पत्ते ऊंची आवाज में इस तरह साए साए कर रहे हैं जैसे रेलगाड़ी भागी जा रही हो। इस पेड़ के नीचे सिर्फ दो ही व्यक्ति हैं, उषा और बलराज। उषा बलराज से बहुत दूर हटकर बैठना चाहती है, परंतु बलराज उसका पीछा करता है। वो जिधर जाती है धीरे धीरे उसी ओर बढ़ने लगता है। उषा कहती है, मेरे नजदीक मत आओ, परंतु बलराज नहीं सुनता। वो बढ़ता चला जाता है और अंत में लपक कर उषा को पकड़ लेता है। उषा उससे बहुत नाराज हो गई है। वो कहती है, मैं तुम्हें अकेला छोड़ जाऊंगी, सदा के लिए, अनंत काल के लिए, फिर कभी तुम्हारे पास नहीं आऊंगी। बलराज उससे माफी मांगता है, गिड़गिड़ाता है, परंतु वो नहीं सुनती। चल देती है एक तरफ को गहरे अंधकार में। बलराज चिल्ला रहा है और उषा उसकी पुकार सुने बिना अंधकार में विलीन होती जा रही है। गाड़ी की रफ्तार बहुत धीमी हो गई है। उन्हीं सी दशा में बलराज बड़ा ही कातिल सुर से धीरे से पुकार उठा, उषा, उषा तुम लौट आओ उषा। इसी वक्त एक सिपाही ने चिल्लाकर कहा, उठो, मिंटगुमरी का स्टेशन आ गया। बलराज चौंक कर उठ बैठा। उसने देखा रात के 2 बजे हैं और उसके हाथों में हथकड़ियां पड़ी हुई हैं। इनकलाब जिंदाबाद, महात्मा गांधी की जय, ऐसे नारों से मिंटगुमरी के रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म रात के गहरे सन्नाटे में भी सहसा गूंज उठा। चंद्रगुप्त विद्यालंकार की ये कहानी आप सुन रहे थे चैनल किस्सा कहानी पर। कहानी का शीर्षक था हुक। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताएं। एक अच्छा साहित्य हिंदी का हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, छोटी सी कोशिश है हमारी। लाइक, कमेंट, शेयर के जरिए अपनी राय देकर, अपने सुझाव देकर हमारे इस प्रयास को मजबूत करिए। चैनल है किस्सा कहानी, अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिएगा। आवाज आप सुन रहे हैं मंजीत ठाकुर की। नमस्कार।